आज 10 मिनट्स तुम्हारा कन्वर्सेशन करवाएंगे। प्रेजेंट डीएम ऑफ मेहसाना गुजरात। अब मिलने आया हुआ था तो हमसे चलो क्लास में मिलवा देते हैं। मिलोगे ना? हाँ, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। हम तो पिछले बैच को ही बोले थे हल्के मत लेना हमको, बहुत काम के आदमी हम। तुम्हारे आईएएस बनने के बाद ज्यादा काम के आदमी हम, समझा? डीएम बन के एरोगेंट मत बनना, टच में रहना। क्योंकि डीएम बनने से कुछ हो नहीं जाएगा तुम्हारा, लेकिन यू विल बी ऑफिशियली ट्रेन्ड इन द एकेडमी टू बी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक लाइफ। समझे? एंड ब्यूरोक्रेट्स आर रिक्वायर्ड नॉट टू हैव, जैसे जजेस का होता है ना कि जजेस का पर्सनल लाइफ तो है लेकिन सोशल लाइफ नहीं हो सकता है। दे कैनॉट अटेंड पार्टीज, दे कैनॉट बी ऑन सोशल मीडिया। गिव ए बिग हैंड फॉर बंसल। आ जाओ, कम कम। he is Manish Bansal, 2011 गुजरात कैडर आईएएस। और बताया था ना अभी तुम लोगों को कुछ चीजें। हाईली डिसिप्लिन्ड, हाईली मोटिवेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन विद ह्यूमन फेस कह लो, क्रिएटिव, ही इज ए जीनियस इन डिफरेंट वेज and used to sit second or third row in my class. That is what I remember. सही याद है ना? हाँ, I have very profound memories of any student who have been in my class. तुम लोग सोचते हो ना कि मुझे याद नहीं रहता है। तो he was visiting me for reasons unofficial, only the emotions strike sometime. So he was always in touch with me on with the medium like Facebook, या कभी SMS कर दिया। तो he could be, I just thought he could be very inspirational for you. क्योंकि आपने अभयानंद सर से आपकी मुलाकात हुई ना, उसके पहले डीसीपी बेंगलुरु से भी मुलाकात। तो मुझे लगा कि एक सीक्वेंस चल ही रहा है, तो आज 5-10 मिनट आप इनसे बात करो और हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है? बिकॉज ही विल फील द फ्रीडम टू टॉक टू यू, और आपको भी फ्रीडम होगा टू आस्क हाउ इट गोज इन पॉलिटिक्स। मत पूछना हाउ इट गोज इन एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ केजरीवाल इज डूइंग देयर, ये क्वेश्चन नहीं करना है। हाउ अदर्स आर डूइंग, पॉलिटिक्स नहीं। डीएम के क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। ये लोग का एक क्वेश्चन रहता है आईएएस और आईपीएस। ये लोग सोचता है आईपीएस मतलब रजनीकांत, एकदम जीप में निकल रहे हैं टोपी लेके, क्रिमिनल पकड़ लिया। बी विथ हिम फॉर वॉट एवर टाइम यू रिक्वायर। आप बैठिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर इनको आपकी शिकायत करनी है तो बात अलग है, वो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। So, good afternoon. हिंदी चलेगा ना? Because I am from Hindi medium. थोड़ा सा मेरे बारे में, I belong to Rajasthan, a very small village in हनुमानगढ़ district. आ जाएगी सर अभी। अभी तो मेरी आदत गुजराती बोलने। गुजराती कोई छे या गुजरात नो कया जिला ना? गांधीनगर। कयो तालुको? गाम? મહેસાણા જિલ્લાના છો?
ओके ओके ओके। तो अभी तो सर ऐसा हो गया कि बीच बीच में गुजराती अपने आप आ जाती है। पहले मैंने बीकानेर से एमबीबीएस किया था 2008 में, फ्रॉम 2002 टू 2008। फिर इंस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो बीकानेर में हमारे कलेक्टर थे आलोक गुप्ता सर, वेरी यंग, एंड आई थिंक ही वाज आल्सो सिलेक्टेड एट द एज ऑफ 22-23। एक बार वो हमारे कॉलेज में किसी प्रोग्राम में आए थे, एंड जो प्रिंसिपल साहब थे हमारे, वो थोड़ा उनके पीछे 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 जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये क्या है, क्या चीज है ये, क्योंकि पहले नहीं जानते थे हम क्या आईएएस या यूपीएससी, जीपीएससी या स्टेट पीसीएस क्या होता है। बट जब हमारे प्रिंसिपल साहब, जो हमें निश्चित रूप से हम स्टूडेंट थे, उनके तो एक लिमिटेशन उनकी भी आ जाती है कोई बात करने की या टाइम देने की। बट आलोक गुप्ता सर जो कलेक्टर थे बीकानेर के, उनके पीछे पीछे कि जी सर, यस सर, क्या करना है। मेरे दिमाग में ये आया कि ये क्या है, मतलब ये क्या बला है, क्या चीज है कि जो हमारे प्रिंसिपल साहब इतने छोटे से लड़के के पीछे जा रहे हैं। देन थोड़ा इधर उधर से पूछा, फिर एक दो सीनियर्स तैयारी कर रहे थे, उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली के अंदर जो कि एग्जाम लेती है, एंड उससे मीन्स कि इफ यू गेट सेलेक्टेड देन यू कैन बी इन आईएएस और आईपीएस और अदर एलाइड सर्विसेज। फिर जानकारी इकट्ठी की, क्योंकि मैं जिस प्रकार के गांव से आता हूं, तो हमारे सर गांव में एक बार जब मैं शायद 9th या 10th में होगा, तब इंजीनियर आए थे, जूनियर इंजीनियर। जब मैं 9th में था तब मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, मैं उसी मतलब गांव से पढ़ा हूं। तो जूनियर इंजीनियर वो खंबा लगाने के लिए आए थे, तो हम गांव मोहल्ले के लड़के देखने गए थे कि भाई इंजीनियर कैसा होता है दिखने में। तो इस प्रकार के बैकग्राउंड होने की वजह से आईएएस का सोचना या कलेक्टर का सोचना या एसपी का सोचना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तब धीरे धीरे वहां से प्रेरणा लेना शुरू किया कि नहीं, अब कुछ करते हैं और करना है। फिर एक वीक में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैं बीकानेर कलेक्टर के घर के आगे से मेरी मोटरसाइकिल पे नहीं निकलता हूँ, देखने के लिए कि भाई एक दिन मेरे को यहाँ पे आना है। सीनियर से पूछा कैसे तैयारी करनी है, उन्होंने बताया कि दिल्ली में अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सर के बारे में पता लगा, मेडिकल वाले जो एमबीबीएस वाले होते हैं वो ज्यादातर ज्योग्राफी लेते हैं। फिर मीडियम का कुछ आया, हिंदी माध्यम, तो एक ही नाम दिमाग में, या लोगों ने बताया कि भी आलोक रंजन के पास चले जाओ, तो वहां पे तुम्हारी शायद नैया पार हो सकती है। सर से पढ़े, और पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, लेकिन किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेकंड अटेम्प्ट कंटिन्यू लिया और 2010 में आईआरएस में सिलेक्शन हुआ। तो आईआरएस में सिलेक्शन होने के बाद एकदम रिलैक्स हो गए कि चलो सेटअप, अब कुछ नहीं करना, बहुत पढ़ाई कर लिया, ट्रेनिंग भी ले लिया आईआरएस का, एंड गुजरात में ही पोस्टिंग मिली आफ्टर लाइक से 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, आईआरएस कस्टम्स एंड एक्साइज। लेकिन वहां पे किसी ने बोला कि तुम्हारे चांसेस बाकी है क्या। एक मित्र था, वो बोल रहा था कि तुम्हारे यूपीएससी के अटेम्प्ट बाकी पड़े। मैंने कहा यार है तो सही, लेकिन छोड़ो, क्या क्या करना है। तो बोला कि तू दे। उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा, और वहां पे मैं मेरे जो कमिश्नर थे कस्टम्स के, उनसे लगभग 1-1.5 महीने की छुट्टी लिया, कि सर ने भी कोऑपरेट किया कि चलो मनीष तुम दो पेपर। अहमदाबाद सेंटर था, एग्जाम दिया, एंड सरप्राइजिंगली स्टिल मुझे लगता है कि कैसे मेरा हिंदी माध्यम में 40वां रैंक आया और आईएएस मिल गया। यूपीएससी को अभी भी बोलते होंगे अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन या उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन बोलते हैं ना, ऐसे पता नहीं चलता कि जब ऐसे अपने को लगता है कि इस बार तो पक्का निकलेगा, तब मेंस भी नहीं निकलता, और ऐसे लगता है कि चलो देखते हैं, वापस तैयारी शुरू करते हैं, तब आपकी सिंगल या डबल डिजिट में रैंक आ जाती है। तैयारी की बात करें तो बस सर 5-10 मिनट आपका लूंगा मैं। उसमें ऐसा है कि जैसे इतने जीवन का जो मेरा छोटा सा अनुभव है, उसमें मैंने ये देखा है कि अपने को समय के साथ चीजें थोड़ा, या ऐसा बोल सकते हैं कि समय को सेट करना आना चाहिए। जैसे लाइफ के अंदर 3 फैक्टर है मेन, या 3 एरेना है, 3 एवेन्यूज है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल। अपनी किसी की भी जिंदगी हो, चाहे सर की हो, मेरी हो, आप लोगों की हो, ये 3 चीजों में रहती है। अब ये जो आप वाला फेज है, प्रोफेशनल मीन्स की करियर, प्रोफेशनल मीन्स की आपका जो फाइनेंशियल पार्ट है, जो कि करियर से कनेक्टेड है। तो ये जो आपका अब वाला फेज है तैयारी का, यहाँ पे आपको जो प्रोफेशनल पार्ट है
उसको ज्यादा वेटेज, ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एंथू, आपका जो मैक्सिमम जो थॉट प्रोसेस है वो अब प्रोफेशनल के लिए होना चाहिए। से 100% में से अराउंड 50, 55, 60% शुड बी फॉर प्रोफेशनल पार्ट। बाकी 40 में से पर्सनल में आपका हेल्थ, बिना हेल्थ के यूपीएससी या कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। बिना हेल्थ के अगर आपने एग्जाम निकाल भी लिया तो उसका मजा नहीं आएगा। सो 55 to 60% प्रोफेशनल, 20 to 25% आपका पर्सनल, एंड बाकी 10-15% सोशल वाला। तो अभी आप अगर इस प्रकार से प्राथमिकता थोड़ा लेके चलोगे कि नहीं अभी केवल पढ़ाई करना है, अभी जो सर बताते हैं वो सिलेबस घर जाके पूरा करना है, एंड एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार तैयारी करनी है, तो फिर सिलेक्शन ऑलमोस्ट निश्चित है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भी हो ही जाएगा या नहीं होगा, परंतु उस चीज की संभावनाएं बढ़ जाएगी आपकी। एंड यूपीएससी नहीं तो स्टेट पीसीएस में, आईएएस नहीं तो आईपीएस, आईपीएस नहीं तो आईआरएस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं आदमी उसमें सेट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर आपका ये बैलेंस नहीं होगा, मीन्स कि यू आर मोर सोशल लेस प्रोफेशनल, या और यू आर मोर पर्सनल लेस प्रोफेशनल, तो फिर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करना मीन्स कि खुद के साथ एक ऐसा बेईमानी सा होगा, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। सो जब मैं तैयारी करता था तब ऐसा रहता था कि जो आज सर ने पढ़ाया है या जीएस में जो पढ़ा है तो कैसे करके उसको आज कंप्लीट करके ही सोना है, और उसका धीरे धीरे अपने को ऐसा लगता है कि रिजल्ट मिलने भी लगता है। धीरे धीरे सिलेबस पूरा भी, और यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है कि वो कभी पूरा नहीं होता। कभी आपको ये एहसास होगा ही नहीं कि यस नाउ आई एम रेडी फॉर एग्जाम। वो एग्जाम की डेट फिक्स होती है, कितने तारीख को पेपर है, और आप अपना बेस्ट एफर्ट लेकर या बेस्ट तैयारी लेकर वहां पे जाते हैं। एंड सेकंड की ये कंपटीशन है, इसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं है कि आपको 50% लेके आना है कि 40% लाना है कि 60%, इसमें टॉप आपको 1000 में आना है, दैट्स ऑल। सो एक जो मेरा मूल मंत्र था वो ये था कि कैसे मेंस के अंदर मुझे थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट से, जो बाकी मेरे सो कॉल्ड अपने कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं या जो साथी है, उनसे थोड़ा एज मैं कैसे लूं। तो उसमें मेरा जो मूल मंत्र था उस वक्त मैंने जब दिया था 2012 में, तब 2 ऑप्शनल थे, एक जीएस था, तब 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर्स, 25 मार्कर्स, और ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से आते थे। सो एक फंडामेंटल बोल सकते हैं या एकदम करक्स जिसको बोल सकते हैं, तो उसमें मेरा ऐसा था कि यार किस प्रकार हर एक क्वेश्चन के अंदर मुझे आधा नंबर इससे ज्यादा लेके आना है, बस तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे अभी टोटल सर कितने नंबर का है, 1750 एंड 275, तो उसमें से लगभग जिसके 1000 नंबर अगर जिसके आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो रहा है, और 900 आ रहे हैं मान लो उसका नहीं हो रहा, या 950 आ रहे हैं उसका नहीं हो रहा, तो 950 से मुझे 1000 कैसे करने हैं, मुझे 50 नंबर वो चाहिए। 800 वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, 850 वाले भी मिलेंगे, 900 वाले भी मिलेंगे, 950 वाले भी मिलेंगे, लेकिन 1000 वाले केवल वो 1100 मिलेंगे जिसका सिलेक्शन हो रहा है। सो वो 50 नंबर का जो गैप था वो पूरा करने का जो मेरा स्ट्रेटेजी था कि मुझे हर क्वेश्चन के अंदर मेरा जो मीन्स कि मेरे साथ में बैठ के जो एग्जाम दे रहा है उससे आधा नंबर मेरे को ज्यादा लेके आना है। सो टोटल आप मान लीजिए कि 8-9 जो पेपर होते हैं उसमें से 2 क्वालिफाइंग हो गए और बाकी 7 का मार्क्स ऐड हुआ। उसमें फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन अपने मान के चले कि टोटल 100 क्वेश्चन है। अब हर एक क्वेश्चन में अगर आपका आधा नंबर आपके बगल वाले लड़के या लड़की या जो स्टूडेंट है उससे ज्यादा है तो इसका मतलब आप आ गए उसके आगे। एंड वो आधा नंबर लाने के लिए मैं ऐसा करता था कि कोई भी क्वेश्चन आया, भले टेस्ट सीरीज हो कि मीन्स की जब फाइनल एग्जाम दे रहे हैं उस दौरान, तो सबसे पहला ये होता था कि पहले उस आधा नंबर का सोचना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं पहले उस आधे नंबर का सोचूंगा और उसके बाद फिर 5 नंबर की बात करेंगे। सो इनिशियल 10 सेकेंड या 15 सेकेंड जैसे जितने नंबर का क्वेश्चन होता था उस हिसाब से 15 सेकेंड केवल दिमाग इसमें था कि वो आधा नंबर कैसे, जो कि वो बगल वाला नहीं कर रहा, वहां पे पहले वो स्ट्रेटेजी, और उसके बाद फिर वो 5 नंबर वाला वो आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक रूटीन सा चीज है। लेकिन उसके अंदर वो फ्लेवर हाफ मार्क्स वाला डाल दिया तो फिर आपके 5 की जगह 5.5 आएंगे या 5 की जगह 6 मार्क्स आएंगे। एंड 5 की जगह 5.5 या 6 मार्क्स आते ही यू विल बी इन मेरिट लिस्ट। वो आधे नंबर के लिए आज भी मुझे याद है, मतलब बहुत ही वाहियात सी चीज बोल सकते हैं वैसे,
कि जैसे 8-9 चीजें थी मेरे दिमाग में, सूरज, डंडा, ग्राफ, फ्लो, फिगर, टेबल, करंट, आंकड़े, व्यवहारिक। ये 9 चीज रट रखी थी सर मैंने। सूरज, डंडा, ग्राफ, फ्लो, फिगर, टेबल, करंट, आंकड़े, व्यवहारिक। ये रटने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने अपने समय के साथ चीजें चेंज भी हुई है। सूरज मतलब कि कुछ ऐसा बना के, सूरज जैसा है सर वो, भी कोई चीज मैं अगर सिंपल इस प्रकार से पॉइंट्स में लिखा तो उसकी जगह सूरज मतलब कि ऐसे बना के और मैंने प्रेजेंट कर दिया, तो वो विजुअल उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। चीज वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। डंडे का मतलब ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल पूछ रहा है कि ये 2 चीजों में डिफरेंस क्या है, सो कुछ इस प्रकार से बार डायग्राम बार बोल के कि इधर बी का कुछ लिखा और इधर ए के बारे में, तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। ग्राफ आप समझते हैं, फ्लो का मतलब आप समझते हैं, किस प्रकार से कोई चीज लिखा। फ्लो, फिगर, कोई फिगर बनाया। टेबल, अगर मेरे पास कोई डिजिट या मेरे दिमाग में है तो। करंट, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको करंट अफेयर से कनेक्ट करना, वर्तमान में क्या चीज चल रही है तो उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। सूरज, डंडा, ग्राफ, फ्लो, फिगर, टेबल, करंट, आंकड़े, अगर मेरे पास उससे रिलेटेड कोई डिजिट है तो वो। व्यवहारिक, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका अपने नैतिक जीवन में कहां पे उपयोग या कहां पे अपने वो फील करते हैं जो वो चीज पूछ रहे हैं उसका। इन 9 चीज में से मेरा ऐसा होता था कि भी इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज एक डालो, और वो आपको मिल जाती है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता था कि जिसमें ये सेट हो रहा था, कभी ये हो रहा था, कभी ये आ रहा था, कभी ये आ रहा था, कभी ये आ रहा था, तो इस प्रकार से वो चीजें वहां पे सेट हो जाती थी। और वो जैसे ही लिखते थे तो मेरा ऐसा था कि भाई चलो अपने 10 में से 5.5 या 6 नंबर आ जाएंगे, एंड वो आए, एंड उसके हिसाब से सिलेक्शन भी हो गया। सो माई मीन टू से इज कि ये कंपटीशन है, आपको बाकियों से थोड़ा सा एज लेना पड़ेगा। आपकी तैयारी कितनी ही अच्छी हो, आपको कितना भी आता हो, नंबर 1 तो ये चीज है कि भी आपने उस आंसर शीट के अंदर क्या लिखा है, एग्जामिनर के पास क्या जा रहा है। और दूसरा चीज आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके बगल वाले लड़के या लड़की से आपने वो एक्स्ट्रा क्या दिया है उसको, कि वो आपको उससे हाफ मार्क्स ज्यादा दे दे। बस यही एक मीन्स की छोटा सा फंडा है। सो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी ज्यादा लोड लेने का ऐसा नहीं है, निकालो, एग्जाम अच्छा है, नौकरी अच्छी है, अनडाउटेड इंडिया की टॉप सर्विस है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं भी निकलता है, जो कि नहीं निकलेगा, यहाँ पे 200 स्टूडेंट बैठे हैं तो उसमें से शायद 10 का या 20 का ही निकलेगा, बाकी 180-90 का नहीं निकलेगा, या यूपीएससी नहीं निकलेगा, स्टेट पीसीएस निकलेगा, या शायद वो भी नहीं निकलेगा, तो भी निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। ये आपका एक एफर्ट है, ये एज है, इस वक्त एनर्जी है, थोड़ा डायरेक्शन है, सहयोग है, रिसोर्सेस आपके पास, सो यू आर ट्राइंग। बट ये आगे का साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी वर्ष आप तैयारी करते हो, सो दैट मस्ट बी फुल हार्टेड, होल हार्टेड। जब आप सिलेक्शन नहीं होगा एंड 30 साल या 32 साल की एज में अपने बाजू में जो लड़का या लड़की बैठे है और वो किसी जिले का कलेक्टर उसे मिलने गए, तो आपके मन में ठीक है ये आए कि यार शायद मेरा होता तो मजा आता, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं आना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की, या जो मेरे को उस वक्त करना चाहिए था वो नहीं किया। अगर वो ये आपके मन में, आपके दिल में ये सुकून है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया, एंड उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर आप अनदर रोल में, किसी न किसी दूसरे रोल में आएंगे। शायद टीचिंग में आ सकते हैं, बिजनेस में आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, 1000 चीजें हैं आजकल। सो मेहनत करो, स्मार्टली करो, अच्छा करो, फुल हार्ट, एकदम दिल लगा के उस प्रकार से करो तो रिजल्ट मिलेगा। और साफ मन से करो, इंटेंशन आपके अच्छे होने चाहिए, तो अपने आप एनर्जी चैनलाइज होती है ऊपर। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आने लगती है और रिजल्ट्स भी मिलने लगते हैं। बाकी तो मैं क्या बताऊं, सर आपके साथ हैं और सर ने मुझे भी ज्योग्राफी पढ़ाई, और ज्योग्राफी वाज लाइक अच्छा रहा स्कोर मेरा उसमें। और थोड़ा सा हटके, जैसे मेरा सर दूसरा सब्जेक्ट था जूलॉजी, और जूलॉजी और हिंदी मीडियम, जूलॉजी जंतु विज्ञान होता है ना,
अब कोई कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन पूरा उसमें हिंदी में या तो बुक्स अवेलेबल नहीं थी, और अगर अवेलेबल थी तो वो शुद्ध हिंदी वाली, जैसे ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, तो वो आप पढ़ो तो समझ ही नहीं आए। सो मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश में ही पढ़ा था और हिंदी में लिखा था। सो द बॉटम लाइन इज, मेहनत करो, अच्छे से करो, दिल से करो, साफ मन से करो, अच्छे इंटेंशन से करो। रात को जब सो रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि भाई मैंने जो करना था, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने किया है। ज्यादा उलझो मत, ज्यादा बुक्स कलेक्ट करने में और नोट्स कलेक्ट करने में और कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन द सेंस की भी मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये वो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। किसी भी टॉपिक पर आपके पास एक बुक या एक सोर्स मैक्सिमम दो बस। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भी किताबें इकट्ठी करने लग गए, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, एंड अभी ऑनलाइन इतना सब कुछ है तो कि इसको ज्वाइन करूं या इसको ज्वाइन करूं या इसको फॉलो करूं, तो फिर आपकी भी लिमिटेशन है ना, और सिलेबस इतना वास्ट है। सो उस भूल भुलैया में अपने मतलब वहीं पे चक्रवात की तरह, भंवर की तरह घूमते हुए रह जाते, तो वो भी नहीं करना। सो चैनलाइज योर एनर्जी एंड क्रैक इट। हो जाएगा, कोई इतना भी टफ एग्जाम नहीं है, हो जाएगा। चलो, थैंक यू। कोई एक आधा क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मेरे को भी निकलना है, मेरे दोस्त की भी फ्लाइट है, उसको भी निकलना है। सो अपने फिर कभी आएंगे और लंबे बात करेंगे। एंड शर्मा भी, चलो वो छोड़िए, नेक्स्ट बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एकदम आराम से भाई, कोई चिंता घबराहट वाली, कोई शर्मा शर्मी वाली बात ही नहीं है इसमें। क्या है वो, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंट है। नहीं, जैसे सर मेरे से भी अभी स्टूडेंट कई बार तैयारी का पूछना आता है कि भाई सर इंटरव्यू कैसे फेस करें, तो वो चीजें बाद की बातें। मैं चैलेंजेस है डीएम, वो डीएमशिप आपकी कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आप कौन से स्टेट में हो, वहाँ के पॉलिटिशियंस कौन है, वहाँ पे किस प्रकार के चैलेंजेस है, तो इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो था, आई रिसेंटली गो ट्रांसफर्ड, सो वहाँ पे कोई था ही नहीं चैलेंज, एकदम बढ़िया नेचुरल पानी, ग्रीनरी, जंगल, पेड़ पर्वत, घूमते थे आराम से, कोई चैलेंज नहीं था। मजे हैं। महिसागर गोधरा से, पंचमहाल से अलग हुआ है ना महिसागर, और बड़ा बढ़िया, मतलब मजे आ गए मुझे तो। 1.25 साल में 15 महीने रहा। सर मेरा ट्रांसफर हुआ तो लोग रोए थे वहां पे, क्या मत जाओ, क्योंकि मैं ऐसे कनेक्ट रह के उनसे प्यार से गले मिल के, डीएम सीएम वाली मेरे से होता भी नहीं है कि डीएम का कि आई एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सो मेरे से दूर रहो टाइप से, तो वो मेरे से नहीं होता। सो लिटरली पीपल क्राइड। सो वो ही मेरा चैलेंज कुछ नहीं था, वो मेरा गेन था कि, और अभी भी लोग कहते हैं कि आप महिसागर वापस आ जाओ। सो बढ़िया रहा, और कोई चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं होता, वो हो जाता है। सबसे बड़ा यही है भाई, निकाल लो यूपीएससी, बाकी हो जाएगा। यस, रिवीजन मस्ट है। वो ये ना कि आपके सोर्स कम हो और फिर उसका बार बार रिवीजन हो। एंड मतलब आपने कुछ चीज पढ़ी, चलो 2 सोर्स ले लिए, फाइनल आपका हो गया, आपने याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने 5-7 दिन बाद जब ऐसा लगता है ना कि ये तो कभी देखा ही नहीं, ये चीज आती है ना, तो उसका थोड़ा सा सबकॉन्शियसली उसको बिठाना पड़ेगा। सो आई यूज टू कुछ पढ़ा, आराम से आंख बंद करके बैठ के, और उसके मनन टाइप से कि अच्छा क्या पढ़ा था, कैसे था, उसका पिक्चराइजेशन और इस प्रकार की चीजें करते हैं ना, तो ब्रेन के अंदर अपने न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, तो अपने आप सेट हो जाती है चीजें। एंड जब उसको किक मिलती है, किक इन द सेंस कि एग्जाम में जब उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, सो दिस विल हेल्प, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे नहीं आ रहा, लेकिन जब उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो आ जाएगा बाहर। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सबकॉन्शियसली उसको बिठाना पड़ेगा, एंड सिलेबस को या चीजों को थोड़ा पक्का ऐसे मजबूत करते हुए चले, जस्ट टू कवर करने के लिए कि जल्दी 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 पूरा करना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। 6 महीने की जगह 8 महीने लगे कि 12 महीने लगे, 1 साल की जगह 2 साल में सिलेक्शन हो चलेगा, लेकिन कि पहले ही चांस में फोड़ना है टाइप से जो होता है ना, तो अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में ऐसा सुपरफिशियली और पढ़ के और टच करके निकल रहे हैं तो ठीक नहीं है। आप
गहराई से जो कर रहे हैं उसको एकदम ऐसा कंठस्थ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका समझ के, और कि जब आप 6 महीने बाद पढ़ो या आपको कोई ब्रेन को कोई मिलता है किक, तो वो बाहर आए, एंड वो आता है, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सो रिवीजन अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन एंड रिटन प्रैक्टिस। कोई चैलेंज नहीं है। लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन में आधी चीजें तो आंखों की भाषा से हो जाती है, मतलब उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आपके जूनियर सबऑर्डिनेट होते हैं तो वो वैसे समझ जाते हैं कि भी सर को क्या चाहिए, आप किस एंगल से उनकी तरफ देखते हो। जो आपके बॉस होते हैं तो उनके सामने आप वैसे नहीं बोल सकते, सो लैंग्वेज वहां पे वैसे जरूरत नहीं है। जो आपके इन द सेंस की कलीग्स बोल सकते हैं, या एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सर जो लोग होते हैं, बाकी जो काडर मिलता है उसके हिसाब से लैंग्वेज, और वो मजा आता है सीखने का। जैसे गुजरात मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आ गई, अब गुजराती सीख गई, कोई चैलेंज नहीं है लैंग्वेज। ये चीजें कोई चैलेंज है ही नहीं, लैंग्वेज और ये जिसको अपने सो कॉल्ड चैलेंज मान के चलते हैं ना, है ही नहीं वो चैलेंज किसी भी प्रकार का। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। और कुछ नो गर्ल स्टूडेंट, नो गर्ल कैंडिडेट इज लाइक शौक होता है हर उम्र में जुदा जुदा, वो बोलते हैं ना, खिलौने, माशूका, रुतबा, खुदा। तो अभी आप रुतबे वाले फेज में चल रहे हो, मैं और आलोक सर खुदा वाले फेज में शायद चल रहे। खिलौने वाला फेज निकल गया, माशूका वाला आपने पोस्टपोन कर रखा होगा और हम जाहिर नहीं कर सकते। रुतबा सर और मैंने जो पाना था कि जो सो कॉल्ड रुतबा है मिल गया, आप तलाश में हो, मिल जाएगा। एंड अंत में तो खुदा ही बसता है। सो पालते रहो शौक और मौज लो। मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। सो भैया जीवन को ज्यादा ऐसा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सिंसियरली करते जाओ, बढ़ते जाओ, अच्छा ही होगा। एंड उसने जो प्लान किया है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सर के लिए, सबके लिए, सो अपने से तो ही इज अनडाउटेडली बेटर प्लानर, और अच्छा ही सोचा होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और कभी फिर आराम से फुर्सत में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वही है कीज, रोज का टास्क शाम तक रिवाइज कर लेना है, विदाउट मच बॉदरिंग अबाउट व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग। तुम्हारे अंदर में जो स्टॉर्म है ना, जो क्या बोलते हैं, जो बेचैनी है ना, जो कैओस है ना, उस पर कंट्रोल करना सीखो। लेकिन तुम्हारी उम्र में समझ भी नहीं आता, इसलिए तुमको एक्सपीरियंस लोगों से मिलवा रहे हैं। एक मुझे मेरा सेकंड रैंक था, श्री राम, केरला का फेमस आईएएस है। मेरे से जो आईएएस बनता है ना, बहुत फेमस आईएएस बनता है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं उसमें वैल्यू सिस्टम घुसा देता हूं। वैल्यू सिस्टम मतलब तुमसे बोला होगा ना, नहीं लास्ट क्लास में बोला मैंने, लास्ट बैच में, कि तुम जब डीएम बन के जाओगे ना, तो अपने पीएम को, अपने पियून को अपने गले लगा करके पूछना कि बेटा तुम्हारा पढ़ रहा है, मैं उसे गाइड करूंगा। बोला था ना? हाँ, तुम्हारा तो बैच शुरू हुआ है,
तुम लोग को पता नहीं है हैप्पीनेस क्या है, लाइफ क्या है। डीएम बन के कुछ नहीं होता है यार। एरोगेंट रहोगे मर जाओगे एक दिन ऐसे ही। यू आर स्टिल ए बायोलॉजिकल मशीन हु हैज इमोशंस एंड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, सोलेस, पीस। नहीं, हम लोग फाइनली तो पीस सीकर्स हैं, ह्यूमंस हैं। तो हमसे वही लोग कनेक्ट होते हैं जो बहुत शानदार इंसान होते हैं। 3 लोगों को तो तुमने देख लिया ना। ये तीनों कौन है? बहुत शानदार इंसान। ये लोग डीएम नहीं है। ये लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं वहां आंसू का अंबार छोड़ के जाते हैं। तुम लोग भी ऐसे ही बनना। कुछ नहीं, पैसा पैसा हम कमा के देख लिए। और आया भी, नष्ट भी हो गया, नष्ट हो गया। 2 लाइन हम और बोलने वाले हैं। ये 2 साल यूज नहीं किया ना लाइफ में, पूरी जिंदगी पछताओगे। क्या बोल रहे थे बंसल साहब? डीएम न होने का, आईएएस न होने का दुख नहीं होना चाहिए। दुख होना चाहिए कि व्हेन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, देयर वाज टाइम, देन आई मिसयूज्ड इट। उसका दुख होना चाहिए। रात को अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट लर्निंग व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट फॉर द नेक्स्ट डे, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ। नहीं? फिर मैंने 2-3 चीजें और बताई थी तुमको। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरा कंफर्ट जोन क्या हो सकता है अभी? आराम से घूमो पूरी दुनिया। तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है? तुम्हारा यू हैव ए पार्टिकुलर रूटीन। सुबह उठे, आई नीड ए कप ऑफ टी, देन योर रूममेट, हा हा हा, कुछ हुआ, मोबाइल, हाँ मम्मा। आजकल तो लोग मम्माज बॉय हैं ही ना, और पापा की परी। तो ये मम्माज बॉय और पापा की परी को तो कुछ करना नहीं है जिंदगी में। उनको तो रोज का अकाउंट देना है। माँ बाप भी वैसे ही हो गए यार। रोज पूछते हैं फोन, आज क्या खाया सुबह में, अच्छा शाम को, दोपहर में। ऐसा है एक 10-20% क्राउड। और माँ बाप ही उसको फील कराते रहते हैं कि यू आर रिच, यू आर स्पेशल। कुछ नहीं है स्पेशल हो। उनका एक टाइम में रेजिम खत्म होगा, तुम रोड पे आ जाओगे, और जो रहेगा वो भी फूंक दोगे। फूंकना मतलब जो उनका अर्न प्रॉपर्टी है वो सब भी सब वैसे ही हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। until you are yourself a creator, and when you are a creator, that happiness, वो happiness नहीं है, that is bliss, and there is a difference in happiness and bliss. समझा मैंने क्या बोला? वो difference है उसमें। तो have a blissful life rather than a happy life, enjoying life. दारू कैसा होता है? किक देता है, उसके बाद डिप्रेशन देता है। उसको कहते हैं इंजॉय करना। एक होता है ब्लिस, मेडिटेशन तुमको ब्लिस देता है। समझो लाइफ को, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करो। यू आर 21+, थोड़ा थोड़ा लाइफ को समझना शुरू करो। नहीं तो 30 के बाद तो सबके समझ में आ जाता है। अभी समझ गए ना तो मिरेकल हो जाएगा। 30 के बाद समझने से कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग तो और लेट टाइम लगा दिए। So what you are going to do from today, you are going to revise everything which we do in the class. And don't run after everything. I talked about rank to Sri Ram, then I deviated. मैं गया था, केरल गया था, तो I found I was एक टेम्पल विजिट कर रहा था। It was a gorgeous temple. साउथ इंडियन टेम्पल्स देखे हो कभी? क्या टेम्पल्स है यार, इतने विशाल, इतने। पद्मनाभन टेम्पल देखे हो केरला का? वैसे टेम्पल देखने वाला लगता है कि इंडिया कितना रिच रहा होगा, कितना रिच हेरिटेज है इंडिया का। उसका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, डिजाइन। तो वही रैंक टू श्री राम, मुझे तो कुछ याद रहता नहीं है, क्योंकि मैंने किसी रैंक वाले को फूल नहीं दिया है कभी, फोटो नहीं खिंचवाया है। बताया था ना डायलॉग, तुम्हारे साथ भी यही होगा।
ना तुम्हारा नाम अखबार में आएगा, ना हम तुमको बुलाएंगे, ना हम फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे हमारा इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, होगा। तो श्री राम मुझे मिला, हैंडशेक हुआ, देन बोला कि सर आओ, तो हम तो चले ही जाते हैं। तो उसने मुझे याद कराया कि सर आई रिमेंबर योर वन लाइन व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस। मैंने पूछा क्या? बोला कि सर यू हैड सेड इन द क्लास ऑलवेज राइट ऑन द पॉजिटिव साइड्स। पॉजिटिव लिखना है, बिकॉज यू आर यंग एंड यू आर टू चेंज दिस वर्ल्ड। जीएस में मैंने उसको टिप्स दिया था कि तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन क्या है इंडिया का, बताओ। यू विल चेंज दिस कंट्री, सो यू हैव टू बी नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑलवेज, buoyant on energy, एनर्जी से एकदम फ्लोट, पॉजिटिव। सो मैंने उसको कहा था कोई भी मुद्दा हो, तुमको पॉजिटिव क्रिएशन करना है, उसमें होप क्रिएट करना है। यही उसने मुझे बताया कि सर मुझे बस इतना फॉर्मूला याद था, एंड आई रोट। मुझे जीएस में इतना नंबर आया था, ग्रेट। ज्योग्राफी में तो नंबर 420 426 तक आया हुआ है। ये जो स्टाइल है ना, ये साइंस पेपर में ज्यादा सूट करता है, बट ज्योग्राफी इज हाफ साइंस एंड हाफ क्या, सोशल साइंस। हाफ साइंस हाफ आर्ट्स है। तो व्हेन यू आर राइटिंग ज्योग्राफी आंसर्स, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड पैराग्राफिंग इज रिक्वायर्ड अदर देन द flow charts and all. But when you are going to create everything in flow chart and pie chart, you will get little lesser mark, despite the fact you have good memorization of facts. You will get lesser marks. मैंने एक टिप्स दिया, कितना लोग समझा? ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना है। For GS I have given you very strong tips because I certainly could recall. नेगेटिव मत लिखना कुछ, समझे? तुम्हारे आंसर से क्या निकलना चाहिए? होप, विक्टोरियस एक फ्लेवर निकलना चाहिए। हाँ, विक्ट्री, ये होप दिखा रहा है, इसमें एनर्जी है। ऐसा कुछ आंसर राइटिंग में निकल करके आना चाहिए जीएस में। इस फॉर्मूले को यूज करना व्हेन यू आर राइटिंग मेंस, भूलना मत। अब तो ये इथिक्स में भी, एसे में भी, सब जगह काम करता है फॉर्मूला।